हेलो स्टूडेंट, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रह गया था इसमें मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र देखने के लिए। तो मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 3 विचारधाराएं हमने पढ़ी हैं जिनको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और ये रुको और जाओ, ठीक है ना। रुको और जाओ निश्चयवाद जो है, इसको जरूर याद रखना है। इसको दिया किसने है, तो इसे ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। और ये पूछा जाता है कि किस लिए, मतलब किससे तुलना की गई थी इसे, तो ट्रॉपिक से इसकी तुलना की गई थी, तो इसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, ठीक है ना। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा कि मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं कि मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती हैं। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा हुआ। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ते हैं कि मानवीय तत्वों को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ अंतरपृष्ठ, ठीक है ना, विकसित होती है। हम देखते हैं इसमें कि विभिन्न समय अवधि में किस किस तरह से मानव भूगोल को किन किन विधियों द्वारा, किन किन उपागमों द्वारा पढ़ा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें सबसे पहला हमारा समयावधि दिया हुआ है, दूसरे में उपागम दिया गया है और तीसरे में बृहद लक्षण दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसे। आरंभिक युग, उपनिवेश युग, ठीक है ना, अन्वेषण और विवरण, ठीक है, मतलब अन्वेषण और विवरण इसकी विधि थी, ठीक है ना। आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण और विवरण क्या थी, इसकी विधि थी। साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए क्षेत्रों में खोज व अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र की विश्व ज्ञानकोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, अन्वेषण किया, ठीक है ना, यात्राएं की और अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने क्या किया कि विवरण लिखा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या था, उपागम था ज्ञात करने का। फिर अगला हम देखते हैं, अगला चरण उत्तर उपनिवेश युग, ठीक है ना। तो प्रादेशिक विश्लेषण, प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेश पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों को पूरी पृथ्वी पूर्ण रूपेण से समझने में सहायता करेगी, ठीक है ना। तो पूरे प्रदेश के क्या किया इन्होंने, सभी पक्षों का वर्णन किया, ठीक है ना। मत यह था कि सभी प्रदेश अर्थात पृथ्वी, सभी प्रदेश पूर्ण हैं और पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की जो अगर हम पूरी तरह से इन भागों को समझ लेते हैं तो हम पृथ्वी को समझ जाएंगे, ठीक है। फिर अगले चरण में क्या था, अगला चरण था हमारा अंतर युद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक, ठीक है ना। 1930 के दशक में किस उपागम का सहारा लिया गया, तो क्षेत्रीय विभेदन का, ठीक है ना। क्षेत्रीय विभेदन का हमने सहारा लिया भूगोलवेत्ताओं ने। और फिर आगे देखते हैं हम लोग, एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस तरह से और क्यों भिन्न है यह समझने के लिए तथा किसी एक प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था, ठीक है ना। किसी एक प्रदेश की विलक्षणता की पहचान पर क्या किया जाता था, बल दिया जाता था। किसमें किसमें, तो क्षेत्रीय विभेदन में, ठीक है ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत तक फिर स्थानिक संगठन का सहारा लिया गया, ठीक है ना। इसमें क्या था, कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों को प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिकी के नियमों
का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूप को पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो 1950 और 60 के दशक कंप्यूटर का प्रयोग किया गया और सांख्यिकी विधियों के लिए इसे विशिष्ट रूप से माना गया। अगला देखते हैं हम लोग इसमें 1970 का दशक, मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ 1970 के दशक में। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्ट और अमानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं को थोड़ी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का अवलोकन करें। ठीक है ना, इसको फिर देखते हैं हम लोग इसमें 3 विचारधाराएं। ठीक है ना, कौन कौन सी हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग 1990 का दशक, भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। ठीक है ना, मानव भूगोल के क्षेत्र देखेंगे इसमें हम लोग कि कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की जो व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांत की जो प्रयोज्यता थी उसमें प्रश्न उठने लगे। अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर इसमें जोर दिया गया। कब? 1990 में। ठीक है, बस इसमें कब क्या हुआ, किस चरण में, बस इतना याद रखना है कि किस दशक में। और जैसे पूछा जा सकता है कि मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारिक विचारधाराओं का उदय किस दशक में हुआ। ठीक है ना, तो हमें याद होना चाहिए कि इसमें 1970 के दशक में हुआ। और जैसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि क्षेत्रीय विभेदन की जो अवधारणा थी वो कब आई, क्षेत्रीय विभेदन की अवधारणा कब आई, तो इसे हम देख सकते हैं कि अंतर्युद्ध अवधि के बीच 1930 के दशक में आई। ठीक है, तो इस तरह से। और 1990 का दशक जो था भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद। ठीक है, चलिए तो फिर इसके आगे हम देखते हैं मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन। इसका चार्ट मेरी क्लास के बच्चों ने बनाया है, मानव भूगोल का और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों से अंतरा पृष्ठ। तो देखिए सामाजिक भूगोल में क्या क्या आता है, इसके उपक्षेत्र देखते हैं हम लोग। तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। ठीक है, जैसा कि सभी के नाम से ही स्पष्ट है, आप लोगों को बताने की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं है। ठीक है, व्यवहारवादी भूगोल, ठीक है ना, जिसमें वास्तविक चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा। सामाजिक कल्याण का भूगोल, ठीक है ना, जिसमें समाज के कल्याण के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अवकाश का भूगोल, इसी तरह से सांस्कृतिक भूगोल, इसी तरह से लिंग भूगोल। ठीक है ना, कि ठीक है ना, इसमें जेंडर, लिंग मतलब जेंडर। ऐतिहासिक भूगोल, ठीक है ना, और चिकित्सा भूगोल। तो ये सारे भूगोल की शाखाएं हैं। जैसे जैसे आप लोग बड़े होंगे, फिर ये मान लीजिए कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों के कि कौन सी बुक्स लगवाते हैं वो लोग, क्या आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना, हर कॉलेज के अपने अपने अलग सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ तो कॉमन है ही, जैसे नागरिक भूगोल, जैसे मतलब सामाजिक भूगोल में अगर लगती है तो आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। अगर सामाजिक भूगोल आगे चल के आप लोगों के ठीक है ना किसी भी सिलेबस पे सम्मिलित, वैसे सम्मिलित किया ही जाता है, कुछ ही छूटते हैं। ठीक है ना, कुछ ही छूटते हैं क्योंकि पीजी तक यानी कि मास्टर डिग्री तक सारी चीज़ें ये कवर कर ली जाती हैं, कुछ ही छूटते हैं कुछ। ठीक, फिर उसके बाद है हमारा क्या, नगरीय भूगोल। तो नगरीय अध्ययन और नियोजन, राजनीति भूगोल, राजनीति विज्ञान, निर्वाचन भूगोल, सैन्य। राजनीति भूगोल में कौन सा है, देखिए नगरीय भूगोल में नगरों का अध्ययन और नियोजन कैसे करना है ये बताया जाता है।
राजनीति भूगोल में निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल। ठीक है, आप लोगों के मन में जिज्ञासा ज़रूर आनी चाहिए कि इसके अंदर आखिर होगा क्या। अगर आ रही है जिज्ञासा तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। कि निर्वाचन भूगोल का मतलब क्या है, निर्वाचन भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा, सैन्य भूगोल के अंतर्गत क्या पढ़ा जाएगा। तो अगर आप लोगों के मन में जिज्ञासा आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रही है तो आप लोग इस जिज्ञासा को लाइए। अगर आप भूगोल के स्टूडेंट हैं तो इसे पढ़ने की जिज्ञासा कम से कम इतना तो ज़रूर आना चाहिए कि इसमें पढ़ा क्या जाएगा। ठीक है, भले ही हम विस्तृत अध्ययन ना कर पाएँ पर समरी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जनसंख्या भूगोल। ठीक है ना, जनसंख्या भूगोल में जनांकिकी है, आवास भूगोल। ठीक है, नगर ग्रामीण नियोजन, आर्थिक भूगोल, इसमें अर्थशास्त्र और संसाधन अर्थशास्त्र हो गया। कृषि भूगोल में कृषि विज्ञान, उद्योग भूगोल में औद्योगिक अर्थशास्त्र, विपणन भूगोल में व्यावसायिक अर्थशास्त्र, पर्यटन भूगोल में पर्यटन और यात्रा प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा शुरू शुरू में लगेगा, आप लोगों को लगता होगा कि आखिर ये भूगोल क्यों बनाया गया। जैसे हम सोच सकते हैं कि सैन्य भूगोल क्यों बनाया गया, निर्वाचन भूगोल क्यों बनाया गया, अब इसमें भूगोल वाली क्या बात है। लेकिन ये वास्तव में बहुत ही इसमें विशद इसका वर्णन होता है, और जब पढ़ेंगे आप लोग तो बहुत ही उपयोगी समझ में आता है। ठीक है ना, जैसे अगर हम लोग चिकित्सा भूगोल देख लें अभी। ठीक है, इसमें ये पर्यटन भूगोल जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पर्यटन भूगोल, तो हमें लगता है कि पर्यटन भूगोल में क्या ही बताएंगे पर्यटन के बारे में। ठीक है ना, पर्यटन भूगोल का नाम क्यों रखा गया, क्योंकि भौतिक भूगोल में तो वैसे भी शामिल है। ठीक है ना, तो पर्यटन होता क्या है, जब कोई विशेष स्थान होता है इस तरह से तब व्यक्ति उसको देखने जाते हैं, हम लोग घूमने जाते हैं, उसे पर्यटन। ठीक है, लेकिन पर्यटन भूगोल जब आप पढ़ेंगे, हाँ, मैंने पीजी में पढ़ा है पर्यटन भूगोल। ठीक है ना, तो जब पर्यटन भूगोल हम लोग पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि फिर हम कितना हर चीज़ के बारे में हम कितना जानने लगते हैं कि कहाँ पर कौन सा स्थान है, कैसे जा सकते हैं, हमारे भारत में कितने हैं, विदेश में कितने हैं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में कितने हैं पर्यटन स्थल, और किस तरह से जा सकते हैं, इनकी पहुंच किस तरह है, फिर वहाँ पर तो हम इस तरह से अगर हम इनको पढ़ लेते हैं, विशद अध्ययन कर लेते हैं ना, तो हम जो आप लोग जब बड़े होंगे ना तो फिर आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी इधर उधर भटकने की। ठीक है ना, तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और हमें पढ़ना भी है। चलिए ठीक है, ये लेसन कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा ही रह गया था। ठीक है, चलिए फिर सेकंड लेसन मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, टेक केयर।